तारीख थी 10 अप्रैल 1912 और जगह थी इंग्लैंड का साउथहैम्पटन। दुनिया का सबसे लग्जोरियस और सबसे बड़ा शिप यानी कि आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। लाखों लोग इस जहाज को गुड बाय कहने आए थे। टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरिंग 1909 में शुरू हुई थी। उस वक्त टाइटैनिक को बनाने में 1.5 मिलियन यूरोस का खर्च आया था, जो कि आज के हिसाब से 400 मिलियन यूएस डॉलर यानी 3200 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। दुनिया भर में इसकी मार्केटिंग एक तेज, एडवांस और अनसिंकेबल शिप के तौर पर की गई थी। इस जहाज की स्पीड और इसकी वास्टनेस को देखकर ही इसके कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने कहा था, इवन गॉड कुडंट सिंक दिस शिप, यानी कि खुदा भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता। दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर की शुरुआत की। इस जहाज में 2240 लोग सवार थे, जिनमें मुसाफिरों के अलावा जहाज का क्रू भी शामिल था। इस जहाज को 17 अप्रैल 1912 की सुबह न्यूयॉर्क पहुंचना था। ये जहाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड क्लास। साल 1912 से लेकर के आज तक के इन्फ्लेशन रेट को अगर ऐड कर दिया जाए तो टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास का टिकट $4,591 यानी कि $3,77,000, सेकंड क्लास का $1,834 यानी कि $1,50,000 और थर्ड क्लास का $1,071 यानी कि ₹88,000 किराया था। जहां फर्स्ट क्लास में उस वक्त के बड़े बड़े एक्टर्स और अमीर तरीन बिजनेसमैन शामिल थे, वहीं थर्ड क्लास में वो मजदूर और इमिग्रेंट्स थे जो रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश पे यूएसए जा रहे थे। आसमान साफ था और तूफान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लिहाजा कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज को फुल स्पीड पे चलाने का हुक्म दिया और कुछ ही देर में ये जहाज 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्र के सीने पर दौड़ रहा था। वैसे तो सब जानते हैं कि टाइटैनिक एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान से टकराकर डूबा था, लेकिन इस जहाज के डूबने के पीछे सिर्फ यही बर्फ की चट्टान नहीं थी। जहाज को बनाते वक्त और इसको चलाते वक्त ऐसी गलतियां की गई थी जिनका जहाज को डुबाने में बड़ा हाथ था। साउथहैम्पटन से निकलने के बाद अगर फ्रांस और आयरलैंड के स्टॉप्स को छोड़ दिया जाए तो टाइटैनिक लगभग 3 दिन लगातार फुल स्पीड के साथ चलता रहा। 14 अप्रैल 1912 को कैप्टन स्मिथ को रास्ते में कई सारी आइसबर्ग्स होने की वार्निंग मिली, जिसकी वजह से उन्होंने टाइटैनिक को लगभग 25 किलोमीटर साउथ में कर दिया ताकि उनके जहाज का सामना किसी आइसबर्ग से न हो पाए। यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि समुद्र में आइसबर्ग जितने ऊपर नजर आते हैं उससे 7 या 8 गुना ये समुद्र के अंदर होते हैं। उसी रात 8:55 पर कैप्टन स्मिथ ने जहाज के प्रोग्रेस को चेक किया और अपने कैबिन में आराम करने चले गए। आसमान साफ था, चांद नहीं निकला था, लेकिन तारे पूरे आसमान पर जगमगा रहे थे। अटलांटिक ओशियन बिल्कुल खामोश था और समुद्र में चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। उसी शाम एक और शिप जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे के फासले पर था, उसने वायरलेस की मदद से टाइटैनिक को रास्ते में आइसबर्ग होने की वार्निंग दी। रिपोर्ट्स की माने तो ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन इसको टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही कहें या टाइटैनिक की बदकिस्मती, ये अहम वार्निंग इग्नोर कर दी गई। पुराने जमाने में जहाज की छत पर एक छोटा सा स्टेशन बना होता था, जिसमें 1 या 2 लोग आगे का रास्ता देखने के लिए हर वक्त मौजूद होते थे। उस वक्त टाइटैनिक के स्टेशन पर भी 2 लोग मौजूद थे। उनमें से एक का नाम था फ्रेड फ्लीट। इसको ऐसा लगा कि जहाज के सामने कोई बड़े से शेप की एक चीज है जिसके पीछे आसमान के तारे छिप रहे हैं। जब जहाज थोड़ा और आगे बढ़ा तब रेड फ्लीट को यह महसूस हुआ कि ये तो एक जायंट आइसबर्ग है। उसने फौरन ब्रिज पर कॉल करके कहा, आइसबर्ग डेड अहेड, यानी आइसबर्ग बिल्कुल सामने है। ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर ने जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ने के ऑर्डर दे दिए, लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि टाइटैनिक उस वक्त 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था और आइसबर्ग से सिर्फ 400 या 500 मीटर की दूरी पर ही था। टाइटैनिक के लिए ये दूरी बहुत कम थी। इसका मतलब ये कि देर पहले ही हो चुकी थी। जहाज आइसबर्ग को बिल्कुल छूता हुआ गुजर गया और आइसबर्ग ने उसके राइट साइड पर एक लंबी सी स्क्रैच लगा दी। उस वक्त रात के 11:40 हो रहे थे। क्योंकि उस वक्त वेल्डिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लिहाजा जहाज की प्लेटें रिवर्ट के जरिए जोड़ी गई थी। टक्कर की वजह से ये रिवर्ट खुल गई और जहाज के निचले 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। 11:48 पर कैप्टन स्मिथ को उठाया गया। उन्होंने जहाज के इंजन को स्टॉप किया और फौरन नीचे के कंपार्टमेंट्स चेक किए। जब उन्होंने देखा कि पानी से 5 कंपार्टमेंट पूरे भर चुके हैं तो उन्हें पता लग गया कि टाइटैनिक का सफर यहीं तक था और अब ये जहाज समुद्र के अंदर जाकर रहेगा। रात 12:14 पर टाइटैनिक से रेस्क्यू कॉल दी गई। अब टाइटैनिक बचाने से ज्यादा उस पर सवार लोगों की जान बचाना जरूरी था।
जहाज में ऐलान करा दिया गया कि सब लोग लाइफ बोट्स स्टेशन पहुंचे। यहाँ ये बात बताते चले कि टाइटैनिक में लगभग 32 लाइफ बोट्स कैरी करने की एबिलिटी थी, लेकिन उसके बावजूद इस पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स लाई गई थी। शुरुआत में मुसाफिरों को लगा कि ये कोई प्रैंक या मजाक है और उन्होंने इस अनाउंसमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग तो बर्फ के उन टुकड़ों से खेलने भी लगे थे जो टक्कर की वजह से टाइटैनिक पर आकर गिर गई थी, क्योंकि हर किसी का यही मानना था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है, यानी ये जहाज नहीं डूब सकता। दूसरी बात ये कि शिप एयरप्लेन की तरह नहीं होते कि खराबी होते ही कुछ ही सेकंड में क्रैश हो जाए, बल्कि उनको डूबने में कई घंटे लगते हैं। 12:25 पर एसएस कारपीथिया नाम के एक जहाज ने टाइटैनिक के रेस्क्यू कॉल का जवाब दिया, लेकिन उस वक्त ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था। एसएस कारपीथिया को अगर उसकी मैक्सिमम स्पीड पर भी चलाया जाता तो इस जहाज को लगभग 3 घंटे लगते टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचने में। रात के 12:40 पर पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई। लोगों की नॉन सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस लाइफ बोट की 62 में से 37 सीटें खाली थी। जैसे जैसे नीचे के कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा था, वैसे वैसे जहाज का अगला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा था, और जब जहाज ट्रिम होना शुरू हुआ तब लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ कि हाँ, सच में टाइटैनिक डूब रहा है, और तब लोग पैनिक हो गए और जहाज में भगदड़ शुरू हो गई। रात की 1:45 पर जहाज से आखिरी बोट नीचे उतारी गई। अब उतने ही लोग जो लाइफ बोट्स पर सवार थे वो जिंदा रह सकते थे, बाकी 1500 लोग जो अब भी जहाज पर थे उनका मरना तय हो चुका था। कुछ लोगों ने हताश होकर समुद्र में छलांग लगाना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो तैरकर अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन यही वो लोग थे जो सबसे पहले मौत का शिकार हुए, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पानी को इनकी पूरी बॉडी जमाने में सिर्फ कुछ मिनट लगे। रात के 1:45 बजे जहाज के सारे जनरेटर्स फेल हो गए और टाइटैनिक की सारी लाइटें बंद हो गई और पूरे जहाज में अंधेरा छा गया। अब अगर कुछ था तो ऊपर बिना चांद का अंधेरा आसमान, नीचे कई किलोमीटर गहरा समुद्र और अपनी जिंदगी बचाने के लिए आखिरी कोशिश करते हजारों लोगों की चीख पुकार। दूर कहीं लाइफ बोट्स में बैठकर अपनी जान बचाने वाले 705 लोग 14 अप्रैल की इस अंधेरी रात में ये भयानक नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। लाइफ बोट्स की वजह से बचने वाले लोग ही थे जिन्होंने टाइटैनिक के डूबने की कहानी दुनिया को बताई। अगर ये लोग भी ना बचते तो शायद दुनिया में किसी को पता ही नहीं लग पाता कि अपने वक्त के सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे एडवांस शिप को समुद्र खा गया या आसमान निगल गया। जैसे जैसे पानी का वजन बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे टाइटैनिक का अगला हिस्सा ऊपर उठता जा रहा था, और जब ये दोनों हिस्से अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो सारा दबाव बीच वाले हिस्से पर पड़ने लगा। वो इतना वजन नहीं झेल सका और जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा लगभग 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से समुद्र के अंदर जाने लगा। इतनी स्पीड होने की वजह से जब ये समुद्र के बॉटम पर जाकर लगा तो पूरी तरीके से तबाह हो गया और इसके कंपार्टमेंट्स एक दूसरे पर चढ़ गए। और फिर 2:20 पर यानी कि आइसबर्ग से टक्कर लगने के 2 घंटे 40 मिनट के बाद जहाज का अगला हिस्सा भी समुद्र की गहराई में गुम हो गया। और इस तरीके से मॉडर्न मैरीन हिस्ट्री का ये सबसे दर्दनाक हादसा पेश आया। अगर रिवर्स करके इस पूरे सफर के बारे में सोचें तो आइसबर्ग से टकराने के अलावा शुरू से टाइटैनिक की तेज स्पीड, आइसबर्ग की वार्निंग को नजरअंदाज करना, 32 की जगह 20 लाइफ बोट्स कैरी करना, ये वो गलतियां थी जिनकी वजह से ये हादसा और भयानक हो गया। टाइटैनिक की कोई भी वीडियो या फोटो इस दुनिया में नहीं है। इस जहाज की सिर्फ एक वीडियो बनाई गई थी जब ये साउथहैम्पटन से रवाना हो रहा था, और वही रियल फुटेज आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। असल में आप टाइटैनिक के नाम से जितने भी फोटोज और वीडियोस देखते हो वो इसकी सिस्टर शिप ओलंपिक की है। वैसे आपका टाइटैनिक ट्रेजेडी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेंड लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।